क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, तो आई थिंक लास्ट क्लास में हम कुछ टॉपिक्स देख रहे थे थ्योरी के, है ना। और वो जो थ्योरेटिकल टॉपिक्स हम लोगों ने देखे थे उसमें हमने आई थिंक डिबाउंस क्या होता है, थ्रॉटलिंग क्या होता है ये डिस्कस किया था, इवेंट लूप क्या होता है ये डिस्कस किया था, मेमोरी लीक क्या होता है ये डिस्कस किया था, जीईसी एफईसी क्या होता है ये डिस्कस किया था, राइट। और अब अगर अपन बात करें आज के सेशन में हमें क्या करना है, तो आज के सेशन में हमारे पास में कुछ और टॉपिक्स रह गए थे, हमें वो डिस्कस करना है, प्लस उसके आगे की फंक्शनलिटी हमें देखना है, राइट। तो अब अगर अपन बात करें जो हमारे पास में जो टॉपिक्स रह गए थे उसमें एक सबसे पहले देके रखा हुआ है यहाँ पर क्या, जनरेटर फंक्शन। क्या ये जनरेटर फंक्शन होता क्या है, राइट। तो अब जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है ना, कि जनरेटर्स मतलब क्या, जनरेटर फंक्शन मतलब क्या। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रेगुलर फंक्शंस रिटर्न ओनली वन सिंगल वैल्यू और नथिंग। जो आपके नॉर्मल रेगुलर फंक्शन होते हैं वो सिर्फ एक वैल्यू रिटर्न करते हैं, है ना, या फिर कुछ भी रिटर्न नहीं करते। जैसा आपको पता है जावास्क्रिप्ट के अंदर आपका जो फंक्शन होता है ना, बाय डिफॉल्ट, है ना, वो अनडिफाइंड रिटर्न करता ही है। अगर आप उस रिटर्न करवाते भी है तो वो एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा। तो आपका इसमें एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर अगर उसने हमने एरे को रिटर्न करवा दिया और एरे अगर 50 साइज का हुआ तो 50 एलिमेंट हो गए ना। एरे के अंदर 50 एलिमेंट होंगे लेकिन वो एरे तो एक ही रेफरेंस होल्ड करके रखेगा, तो आपकी रिटर्न वैल्यू तो एक ही कंसिडर होगी। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि वेर ARR और एरे, उस एरे के अंदर आपके पास 50 एलिमेंट्स है, 50 ऑब्जेक्ट्स हो गए, मतलब वो 50 एरे ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। अब उसके बाद में आप उस ARR को रिटर्न करवा रहे हो तो वो ARR तो एक ही रेफरेंस को रेफर करेगा, तो वो रिटर्न तो वन ही वैल्यू हुई है। वो बात अलग है कि वो जिस रेफरेंस पर है और उस रेफरेंस पर वहां पे 50 एलिमेंट है ना। तो कहने का मतलब सिंपल सा है कि फंक्शन आपकी एक वैल्यू रिटर्न करता है, या तो एक रिटर्न करेगा या एक भी रिटर्न नहीं करेगा। और जावास्क्रिप्ट के अंदर तो बाय डिफॉल्ट वो अनडिफाइंड ही रिटर्न करता है अगर आपने कुछ भी रिटर्न नहीं करवाया है तो। Generator can yield या generator can return multiple values one after another on demand। तो अब ये जनरेटर फंक्शन क्या करेगा, जनरेटर नाम से समझ में आ रहा है ना, जनरेटर मतलब जनरेट करेगा, क्या जनरेट करेगा, एक से ज्यादा रिटर्न वैल्यूज। दे वर्क ग्रेट विद इटरेबल्स अलाउइंग टू क्रिएट डेटा स्ट्रीम्स विद ईज। अब क्या और कैसे, तो वो देखो यहाँ पे जनरेटर फंक्शन में क्या लिखा है, टू जनरेट अ जनरेटर वी नीड अ स्पेशल सिंटैक्स फंक्शन एस्ट्रिक्ट सो कॉल्ड जनरेटर फंक्शन। मतलब मेरे को इससे एक चीज समझ में आ गई कि किसी फंक्शन के आगे अगर मैंने यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड लिखा है तो वो नॉर्मल फंक्शन कंसिडर हो रहा है, लेकिन किसी फंक्शन के आगे अगर मैंने फंक्शन एस्ट्रिक्ट लिख दिया है तो वो जनरेटर फंक्शन कंसिडर होगा। और इसका मतलब ये है कि अपन उससे एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न करवाना चाह रहे हैं। A generator function in JavaScript is a special type of function that can be paused, है ना, and resumed during its execution. It allows you to generate a sequence of values lazily, meaning you can yield values one at a time and then continue execution from where you left off. This can be particularly useful for generating sequences of data that might be memory intensive or time consuming to compute all at once. मतलब इसमें आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे बोला है ना, ये एक वर्ड बोला है लेजीली, है ना, वैल्यूज लेजीली, मतलब क्या कि आप जब चाहते हो तब उससे वैल्यू वहां पर रिटर्न करवा सकते हो। टू क्रिएट अ जनरेटर फंक्शन यू यूज द फंक्शन asterisk syntax. Inside a generator function you use the yield keyword to yield values to the caller. When the generator is called it does not actually execute the entire function immediately. Instead it returns an iterator object that can use to control the execution of the generator। मतलब आप इसके अंदर क्या करेंगे, तो आप इसके अंदर yield कीवर्ड का यूज करेंगे जो कि इमीडिएटली आपकी पूरी फंक्शन की वैल्यूज को जनरेट नहीं करके देगा, टाइमली वो वेरी करेगा, डिपेंड करेगा और उसके ऊपर वो वैल्यूज को रिटर्न कर देने का काम करेगा, ठीक है। क्या और कैसे, तो हियर इज एन एग्जांपल ऑफ अ सिंपल जनरेटर फंक्शन दैट जनरेट्स अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। अब देखो आप यहाँ पे जैसे कि आपको एग्जांपल में देके रखा हुआ है, अब यहाँ पर ये देके रखा हुआ है क्या, आप देखिए यहाँ पे नंबर जनरेटर, ये ऐसा कुछ लिख के रखा हुआ है ना, नंबर जनरेटर। और यहाँ पर क्या देके रखा हुआ है, इटरेटर डॉट नेक्स्ट डॉट वैल्यू, इटरेटर डॉट नेक्स्ट डॉट वैल्यू, इटरेटर डॉट नेक्स्ट डॉट वैल्यू। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, तो अब यहाँ पर आप देखोगे नंबर जनरेटर, इसने फंक्शन को कॉल किया है, फंक्शन को कॉल करने के बाद में यहाँ पे क्या हो रहा है, i इक्वल्स टू 0 व्हाइल ट्रू yield i प्लस प्लस। मतलब इससे हुआ क्या है कि इससे यहाँ पर आपने एक बार फंक्शन को कॉल किया, आई अभी कितना देके रखा है, यहाँ पर 0 देके रखा हुआ है, व्हाइल ट्रू मतलब ये ऑलवेज कंडीशन क्या कंसिडर करेगा, ट्रू ही कंसिडर करेगा, हमेशा आपको एंटर मिलना ही है, हमेशा आपको एंटर मिलेगी। yield में आपने लिखा i प्लस प्लस, तो i की जो भी वैल्यू होगी पहले 0, 0 से प्लस प्लस होगी 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 ऐसे बढ़ते जाएगी। और अब यहाँ पर ये जो ये नंबर जनरेटर देके रखा हुआ है, तो अब ये करेगा क्या फंक्शन, तो ये बार 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 वैल्यू को रिटर्न करेगा। और एक चीज उसमें ये भी लिखी थी कि जो अगली बार वो वैल्यू को रिटर्न करेगा तो वो वहीं से रिटर्न करेगा जहां उसने पहली बार वैल्यू रिटर्न कर छोड़ा था। हाँ वही फंक्शन एस्ट्रिक जो लिखा हुआ है वही रिप्रेजेंट करेगा आपके जनरेटर फंक्शन को, वो रिप्रेजेंट ही कर रहा है आपका जनरेटर फंक्शन,
क्लियर है क्या यहाँ तक? तो आप देखेंगे यहाँ पर, अब जैसा कि आपको अभी तक जितना आपने जो पढ़ा था, जितना आपने नॉर्मल फंक्शंस देखे थे, है ना, उसमें आपने क्या पढ़ा था, नंबर जनरेटर के यहाँ से एक बार फंक्शन को कॉल करते हैं तो फंक्शन एक बार में सारी वैल्यू रिटर्न करके आपको दे देता है। लेकिन अब आपने यहाँ पे क्या करा है, तो आपने देखो कंसोल डॉट लॉग में क्या लिख के रखा है, इटरेटर डॉट नेक्स्ट डॉट वैल्यू। तो इससे क्या होगा, तो इटरेटर डॉट नेक्स्ट डॉट वैल्यू से ये हुआ कि एक बार वो जनरेटर फंक्शन कॉल हो गया, उसने उसके सारा फंक्शनिंग उसको दे दी, और अब उसके बाद में इटरेटर डॉट नेक्स्ट, इटरेटर डॉट नेक्स्ट डॉट वैल्यू मतलब क्या, कि वो जो फंक्शन है उसको वो एक बार चलाएगा, जो वैल्यू आएगी वो उसको प्रिंट करवाएगा, है ना। यहाँ पे ये इटरेटर, क्योंकि यहाँ से ये क्या कर रहा है यहाँ पे, तो ये व्हाइल में क्या करके रखा है, ट्रू, और इल्ड आई प्लस प्लस, ये इल्ड क्या करेगा, ये वैल्यू को जनरेट करेगा, तो उस वैल्यू को जो जनरेट करेगा तो उसको प्रिंट करवाने के लिए आप डॉट वैल्यू लिखोगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि अब यहाँ पे इटरेटर डॉट नेक्स्ट डॉट वैल्यू, तो वो इल्ड ने जो वैल्यू को जनरेट किया था वो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई। उसके बाद में नेक्स्ट टाइम पे जब आप देखेंगे इटरेटर डॉट नेक्स्ट डॉट वैल्यू, तो वो वापस से वो जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहा है, उसने पहले रिटर्न कर दिया ना जीरो, तो वो आप रिटर्न क्या करेगा यहाँ पर 1, फिर उसके बाद में क्या आएगा 2, उसके बाद में क्या आएगा 3। आपने कोई कंडीशन लगाई नहीं, आपने बस व्हाइल ट्रू लिख के छोड़ दिया, तो इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। इन दिस एग्जांपल आप क्या बोलेंगे, द नंबर जनरेटर, है ना, द नंबर जनरेटर generator function yields an incremented value each time it's called. The iterator.next method is used to advance the generator and retrieve the next yielded value. क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया? अगर किसी ने आपसे पूछा तो आपको क्या बोलना है, आपको ये एग्जांपल वहां पर बताना रहेगा। क्लियर है? अब फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा, तो इसके अलावा अगर अपन देखें यहाँ पर, तो इस एग्जांपल को एक बार अगर चलाकर देखना तो अपन चलाकर भी देख लेते हैं, है ना, ताकि आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर अपने VS कोड पर। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, आई थिंक ये हम लोगों ने अपन एक काम करते हैं, अपना फोल्डर ओपन कर लेते हैं यहाँ पर। तो आई थिंक लास्ट क्लास में ये 17 ये फोल्डर हमारा था, ये हमने ओपन किया, और ओपन करने के बाद में अपन एक नया एग्जाम्पल फ्रेम कर लेते हैं। मैंने इसी यहाँ पर सेव एज किया बाय द नेम example4, program showing the concept of generator function, राइट। अपन आ गए यहाँ पर। अब यहाँ अगर अपन करेंगे क्या, तो ये तो सब कुछ मैंने यहाँ से हटा दिया, मैं यहाँ पर करूंगा क्या, तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर आपने क्या लिखा है, फंक्शन, और फंक्शन के बाद में आप लगा देंगे एस्ट्रिक, और आपने यहाँ पे क्या लिख दिया है, माय फन। ठीक है, आपने ऐसा कुछ करा। अब इसके बाद में आप क्या करेंगे, वेर में आप क्या करेंगे, तो आपने यहाँ पे सिंपली लिख दिया क्या, ITERABLE इटरेबल इक्वल्स टू माय फन। आपने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया, तो इससे आप माय फन को क्या करेंगे, कॉल करेंगे। और इसमें आपने क्या लिखा है यहाँ पर, तो आपने यहाँ पे लिख दिया है लेट आई इक्वल्स टू, आपने लिख दिया यहाँ पर 1। और अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो आपने यहाँ पे लिख दिया है सिंपली फॉर में आप क्या करेंगे, आई इक्वल्स टू 1 से नहीं, यहाँ पर अपन एक काम करते हैं, मैंने यहाँ पे नम लिख दिया, नम इक्वल्स टू 1, मैंने लिखा आई इक्वल्स टू 1 से आई लेस देन इक्वल्स टू 10, और हर बार अपन क्या करेंगे, आई को प्लस प्लस। अपन यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर अपन क्या लिखेंगे, YIELD यील्ड, और यील्ड में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं नंबर प्लस प्लस ऐसे रिटर्न करते जाऊंगा। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होगा, तो अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ का मैंने लिखा है क्या, कंसोल, कंसोल के बाद में क्या आएगा, कंसोल डॉट, या फिर अगर अपन, ठीक है कंसोल ही लिखता हूँ, मैंने लिखा है कंसोल की जगह अपन डॉक्यूमेंट लिख कर देखते हैं एक बार, डॉक्यूमेंट डॉट, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, राइट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बाद में अपन अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैंने सिंपली लिखा है यहाँ पर इटरेबल डॉट, अपन ने क्या लिखा था वहाँ पे, क्या लिखा था, नेक्स्ट, और नेक्स्ट के बाद में फिर क्या था यहाँ पर आपके पास में डॉट, और आपने क्या बोला यहाँ पर, वैल्यू। ठीक है, तो देखते हैं अपन यहाँ पर क्या आएगा। तो ठीक है, चलाते हैं अपन यहाँ पर, लेकिन उसमें वहाँ पर क्या लिखा हुआ था, बार बार वैल्यू प्रिंट करवाई थी क्या। ठीक है, इटरेटर डॉट नेक्स्ट डॉट वैल्यू, है ना। अब यहाँ पर तो ये इन्होंने भी बार बार प्रिंट करवाई है। ठीक है, ठीक है, अपन देखते हैं यहाँ पर, अपन इसे कॉपी करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बट ये सही तरीका नहीं है ऐसा, अपन कब तक लिखेंगे ऐसा। ठीक है, देखते हैं अपन इसको सेव करते हैं, मैंने कंट्रोल प्लस F5 किया, मैं इसको रन करते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको क्या मिल गया है, आपको यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक ऐसा प्रिंट होते हुए देखने को मिल गया। ठीक है, अपन एक काम ऐसा कर सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर, है ना, अपन आते हैं यहाँ पर आकर, मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया है कॉन्स्ट, और मैंने लिख दिया यहाँ पे लेंथ, लेंथ में मैंने यहाँ पे कितना कर दिया है 10।
और अपन यहाँ पर कहाँ तक ले जाएंगे उसको, LENGTH लेंथ तक। और अपन यहाँ पर अगर कोशिश करें कि यहाँ पर अपन अब एक फॉर लूप लगा दे, और फॉर लूप में अगर मैंने यहाँ पे लिखा है आई, है ना, और आई इक्वल्स टू 1 से आई इज लेस देन इक्वल्स टू, अपन कहाँ तक लिखा दे इसको, लेंथ तक। और हर बार करते अपन आई को प्लस प्लस, इसको कट किया, यहाँ पर इसको पेस्ट किया। ठीक है, देखिए अपन यहाँ पर अगर मैंने ऐसा कुछ करा है तो ये चलेगा क्या? ये देखो ये कहाँ तक चला, ये आपका 1 2 3 4 5 तक चला, और 5 के बाद में ये अनडिफाइंड आ गया, ऐसा क्यों? यहाँ पे 6 पे अनडिफाइंड क्यों आ गया? मैंने कुछ गलत लिखा है क्या? मैंने यहाँ पे लिखा है मायफन, मायफन को आपने कॉल किया, num1 है, 1 से लेकर यहाँ इटरेबल पर आएंगे, इटरेबल डॉट नेक्स्ट डॉट वैल्यू आप करते गए, क्योंकि वहाँ पर वो जो आपने 10 टाइम्स स्टेटमेंट लिखा था, वैसे में अगर मेरे को 1000 बार लिखना हो तो क्या मैं वो 1000 बार स्टेटमेंट थोड़ी लिखूंगा। यहाँ पर तो अपन वो लूप वाले कंसेप्ट यूज करेंगे। और इस केस में ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर एक बार वैल्यू लेकर आया, वो प्लस प्लस कर रहा है। यहाँ पर अगर मैं ऐसा कुछ कर दूँ कि तो इस फंक्शन को भी अपन अंदर नहीं लिख सकते। पता नहीं क्या हो रहा है, तो इनफाइनाइट पे चले गया। तो ये तो फिर वो आपको ऐसा मैन्युअली लिखना ही पड़ेगा यार, यहाँ पर इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, जो कि सही तरीका नहीं है। अगर आप यहाँ पर आए, ठीक है, अब इसमें तो ये ऐसा होगा कि आपको हर बार अगर वैल्यू जनरेट करवानी है ना, तो ये माई फन की एक बार कॉलिंग हुई, एक बार इसको आप प्रिंट करवा कर देखो कि ये प्रिंट करके क्या दे रहा है, कंसोल डॉट लॉग। इसको बंद कर दो यार। ये है, मैंने यहाँ पर आए, मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो ये अब ये देखो, ये आपको इसने क्या दिया, माइफन दिया, माइफन के बाद में इसने क्या दिया आपको यहाँ पर, ये माइफन दिया, लेंथ 0 दी, ये आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, यहाँ पर तो इसने कुछ दिया नहीं है ऐसा। ठीक है, मतलब वो सिंपली बस वो दे रहा है कि यहाँ से आपने फंक्शन को कॉल किया है तो वो जनरेटर फंक्शन कंसिडर हो रहा है ना। बस वो ये है कि यहाँ पर आपके पास में जो वैल्यू रिटर्न होकर आई है इटरेबल में, वो क्या करेगा, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आपको वैल्यू रिटर्न कर देने का काम करेगा। और उससे हुआ क्या, तो आपने इटरेबल डॉट नेक्स्ट डॉट वैल्यू करा है, तो उसने एक बार आपको क्या करा है, यहाँ पे वैल्यू रिटर्न कर दे दी। ठीक है, अगर अपन बात करें यही चीज़ को, अगर मैं इसमें लिखवाता हूँ कि यहाँ पर आने के बाद में मैंने इसे कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद में अपन इसको यहाँ लिखते हैं, इसको सेव किया, आप देखोगे यहाँ पर भी ये 1 मिला आपको। ठीक है, अब ऐसे अगर मैं इसको यहाँ पे फॉर लूप करके, अब लेकिन इससे ये होगा कि अब आपने एक बार लिखा तो एक बार कॉल हो गया, अब इसको अगर अपने को 5 बार चलाना है, मैंने यहाँ पे लिखा है j इक्वल्स टू 1 से, ठीक है, j इज लेस देन इक्वल्स टू 5 तक हर बार अपन करेंगे क्या, j को प्लस प्लस नहीं, वेरिएबल तो कुछ भी लिख सकते हो ना, सॉरी j, है ना। यहाँ पर अपन आए, मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो कोई 5 तक तो चल गया, मैंने यहाँ पर इसको 10 लिखा,
यहाँ पे भी 10 तक तो चल गया, इसमें क्यों नहीं चल रहा था? ठीक है, वो इटरेबल डॉट नेक्स्ट डॉट वैल्यू आपने लिखी 1 से लेकर 10 तक और J++ और डॉट वैल्यू, ठीक है, तो चल रहा है ना। वो ऐसा कुछ हो रहा होगा कि अपन ने आई की वैल्यू से चलाया उसको, तो आई की वैल्यू 10 हो गई, बट वो फिर भी अपन ने स्टार्ट तो आई की वैल्यू को 1 से ही कर रहे थे ना, पता नहीं क्या हो रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर आया, इसको यहाँ पर लेंथ कर दो। ठीक है, तो आपने उसको कहाँ से कहाँ तक चला दिया, आपने उसको, है ना, लेंथ तक चला दिया। तो अब ये थोड़ा सा आपके काम का भी है, लेकिन उसके पहले जो आपने बनाया था वो कुछ काम का नहीं था कि अगर वो 10 बार चल रहा है तो आप 10 बार खुद लिख रहे हो, 1000 बार चलाना हो तो ये 1000 बार लिखोगे क्या, तो गड़बड़ी है ना। तो उस केस में आपको क्या करना रहेगा, आपने यहाँ पे जितनी बार उसको चलाया होगा उतनी बार से आपने लूप लगा के इटरेबल डॉट नेक्स्ट डॉट वैल्यू से उसको भी चला दिया, जितनी बार ऊपर चलेगा उतनी बार ऑटोमेटिकली वो नीचे चल जाएगा। तो ये फंक्शन आपको वैल्यू तो वहीं से रिटर्न करके दे रहा है जहाँ उसने छोड़ा है। तो उसने अगर पहले 1 दिया है तो अगली बार वो 2 ही देगा, 2 दिया है तो अगली बार वो 3 देगा। ले रहे हैं यहाँ तक। फिर अब अगर अपन बात करें अब इसके अलावा, तो इसके अलावा अपन चलते हैं वापस से अपने आगे वाले टॉपिक पे। तो अब ये तो जनरेटर फंक्शन का कंसेप्ट हुआ, फिर ये शैलो कॉपी डीप कॉपी क्या होता है ये आपको एक्सप्लोर करना है। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो फिर आपके पास में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इवेंट डेलीगेशन। आई थिंक ये इवेंट डेलीगेशन आपका लास्ट टॉपिक है ना। और इसके बाद में फिर आपको ये जो सेट है, वीक सेट, मैप, वीक मैप, ये भी आपको खुद से ही एक्सप्लोर करना है, राइट। तो अपन चलते हैं यहाँ पर, देखते हैं ये इवेंट डेलीगेशन का कंसेप्ट क्या है, उसके बाद में फिर आगे के कंसेप्ट देखते हैं अपन। तो अब इसमें आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, तो इवेंट डेलीगेशन इज बेसिकली अ पैटर्न टू हैंडल इवेंट्स efficiently instead of adding an event listener to each and every similar element. We can add an event listener to a parent element and call an event on a particular target using the dot target property of the event object, है ना। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा कि सेम एलिमेंट पर आप बार बार इवेंट ये लगाएंगे, है ना, इवेंट लिस्नर, तो उससे अच्छा तो आप उसके पेरेंट पर एक बार लगा दें, है ना, तो आपको बार बार लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेट्स सी एन एग्जांपल विद एंड विदाउट इवेंट डेलीगेशन। अब जैसे देख रखा है डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट यूआई, है ना। अब ये क्रिएट एलिमेंट आपकी मेथड है किसकी, आपके डॉक्यूमेंट की, जिससे आप क्या क्रिएट करने वाले हैं, यूएल। अब यूएल को क्रिएट करेंगे, है ना। अब यहाँ पर क्या देख रखा हुआ है, तो यहाँ लिखा है वेर आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू 10, आई प्लस प्लस डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट एल आई। अब आपने एक बार एल आई को क्रिएट किया, टेक्स्ट कंटेंट आपने दिस इज लाइन फर्स्ट, है ना। यहाँ पर आपने क्या किया है, तो यहाँ पर आपने एक एलिमेंट को क्रिएट किया है। एलिमेंट को क्रिएट करने के बाद में आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो एलिमेंट को आपने क्रिएट किया, उस एलिमेंट पर आपने टेक्स्ट कंटेंट को ऐड किया। कौन सा टेक्स्ट कंटेंट है, दिस इज अ लाइन और प्लस आई। फिर हम न्यू एलिमेंट डॉट इवेंट लिस्नर, अगर उस पर क्लिक होता है तो आप फंक्शन चलाएंगे और फिर लिखा हुआ मिलेगा आपको रिस्पॉन्डिंग। और फिर उसके बाद में अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, तब उसके इसमें अब आप यहाँ पे लिखेंगे कस्टम यूआई। बोले तो ये जो ये यूएल आपने यहाँ पर बनाया है ना, उसके अंदर आप क्या करेंगे, अपेंड चाइल्ड, और कौन सा चाइल्ड अपेंड करेंगे, ये जो न्यू एलिमेंट है आप उसको क्या कर देंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो अब इससे क्या हो रहा है, इससे सिंपली ये हो रहा है कि आपने यहाँ पर जो चाइल्ड बनाया है, जो आप एल बना रहे हो, तो आप हर एक एल के ऊपर यहाँ पर क्या ऐड कर रहे हो, बार बार इवेंट लिस्नर, इवेंट लिस्नर, इवेंट लिस्नर, इवेंट लिस्नर, आप उसको ऐड कर रहे हो। तो फिर अब आप क्या बोलोगे, द कोड अबाउ, है ना, द अबाउ कोड विल एसोसिएटेड द फंक्शन विद एवरी li एलिमेंट दैट इज शोन इन द बिलो इमेज। वी आर क्रिएटिंग एन ul एलिमेंट अटैचिंग टू मेनी li एलिमेंट्स एंड अटैचिंग एन इवेंट लिस्नर विद द रिस्पोंडिंग फंक्शन टू ईच पैराग्राफ एज वी क्रिएट इट। अब जैसे आपने देखा यहाँ पर आपने करा क्या, अभी आपने एक यूएल लिया, उसके अंदर आपने li बनाया और हर एक li के साथ में आपने इवेंट लिस्नर और उसका रिस्पोंडिंग फंक्शन यहाँ पर बनाया है। आपने ऐड किया ना, अभी यहाँ पर आपने यूएल बनाया, यूएल के बाद में li बनाया, हर एक li के ऊपर आपने यहाँ पर क्या करा है, आपने यहाँ पर एक रिस्पॉन्डिंग फंक्शन उस पर ऐड किया है। Implementing the same functionalities with an alternate approach. In this approach, we will associate the same function with all the event listener. We are creating too many responding functions that all actually do the exact same thing. We could extract this function and just reference the function instead of creating too many functions. जैसे उसको अगर एक में ही कन्वर्ट करना है आपको, तो आप कैसे करेंगे यहाँ पे, तो वो देखो इन्होंने क्या करके रखा है यहाँ पे, तो इन्होंने बोल के रखा है डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट यूएल। तो ये तो यूएल आपने कस्टम यूएल बनाया, फंक्शन ये रिस्पॉन्डिंग फंक्शन हुआ। अब आपने क्या किया है यहाँ पर, तो आपने यहाँ पे लिखा है वेर आई इक्वल्स टू 1, है ना, लेस देन 10, आई प्लस प्लस डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट एल आई आपने बनाया, टेक्स्ट कंटेंट आपने उसमें ऐड किया, न्यू एलिमेंट डॉट ऐड इवेंट लिस्नर क्लिक, और ये रिस्पॉन्डिंग फंक्शन, फंक्शन को आपने एक बार बना दिया और उसको आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर यूज कर रहे हो कस्टम यूआई डॉट अपेंड चाइल्ड और न्यू एलिमेंट। अगर जो कस्टम यूआई है उसके अंदर आपने चाइल्ड को क्या कर दिया, यहाँ पर अपेंड कर दिया।
द फंक्शनलिटी ऑफ द अबाउ कोड इज शोन बिलो। क्या कि अब यहाँ पर आपने इवेंट लिस्नर तो इतनी बार बनाया, लेकिन जो फंक्शन है वो आपने वन टाइम ही बनाया, वन टाइम ही बनाकर आप उसको क्या कर रहे हो यहाँ पे कॉल। अपन बोलते ही ऐसा है ना कि फंक्शन अपन क्यों बनाते हैं, फंक्शन अपन बनाते ही इसलिए ना कि आप उसको एक बार बनाओ और एन नंबर ऑफ टाइम्स उसको आप कॉल करो। तो यूं हर एक इवेंट लिस्नर के साथ में आप फंक्शन बना रहे थे, यहाँ पर आपने उसको एक बार बना के छोड़ दिया, और एक बार बना के छोड़ने के बाद में 10 जगह आपने उसको क्या कर लिया, कॉल कर लिया। तो फंक्शन तो एक ही है, 10 जगह से वो क्या हो रहा है, वहां पर आपका कॉल हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखे रखा हुआ है, तो इन दिस अप्रोच वी स्टिल हैव टू मेनी इवेंट लिस्नर पॉइंटिंग टू द सेम फंक्शन। अब इस केस में भी क्या हो रहा है कि इन द अबव अप्रोच वी स्टिल हैव टू मेनी इवेंट लिस्नर्स, है ना, पॉइंटिंग टू द सेम फंक्शन। मतलब अब क्या हो रहा था यहाँ पर ये हो रहा था कि यहाँ पे इतने सारे इवेंट लिस्नर, इतने सारे रिस्पॉन्डिंग फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है इतने सारे इवेंट लिस्नर लेकिन एक रिस्पॉन्डिंग फंक्शन। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इन द अबव अप्रोच वी स्टिल हैव टू मेनी इवेंट लिस्नर्स पॉइंटिंग टू द सेम फंक्शन, नाउ इंप्लीमेंटिंग द सेम फंक्शनलिटीज यूजिंग अ सिंगल फंक्शन एंड अ सिंगल इवेंट। अब सिंगल फंक्शन और सिंगल इवेंट पर आप ये फंक्शनलिटी को इंप्लीमेंट करोगे। तब अब कैसे करोगे, तो आपने यहाँ पे फिर से वही करा, क्या डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट यूएल, ये कस्टम यूएल बनाया, ये आपने एक सिंगल फंक्शन तो बना ही लिया था। अब यहाँ आने के बाद में आपने क्या करा है, तो आपने यहाँ पे न्यू एलिमेंट डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट एलआई से आपने एक न्यू एलिमेंट बनाया, उस पर एक कंटेक्स्ट को ऐड किया, कस्टम यूआई के अंदर अपेंड करा आपने उस एलिमेंट को। और अब आप क्या करोगे, जो कस्टम यूआई है उस पर ऐड इवेंट लिसनर कर दोगे, और क्लिक करने पर आप उस पर क्या कर दोगे, यहाँ पर रिस्पॉन्डिंग को कॉल कर दोगे। तो आपने स्टार्टिंग में डेफिनेशन में क्या बोला था, तो अब इससे क्या हुआ कि आपने यूएल के ऊपर इवेंट लिसनर लगा दिया और रिस्पॉन्डिंग फंक्शन लगा दिया, तो आपको ये हर एक एलआई पे इवेंट लिसनर लगाने की जरूरत और रिस्पॉन्डिंग फंक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। Now there is a single event listener and a single responding function. In the above shown method, we have improved the performance, but we have lost access to individual li element. So to resolve this issue, we will use a technique called the event delegation. The event object has a special property called dot target, which will help us in getting access to individual li element with the help of face. मतलब को समझ में आया क्या, तो समझ में आया यहाँ पर हुआ क्या। अभी ये पूरा नहीं हुआ, लेकिन जितना भी आपने पढ़ा है उसमें सबसे पहले आपने ये प्रॉब्लम देखी है ना। अभी आपने जितना भी पढ़ा है उसमें आपने सबसे पहले ये प्रॉब्लम देखी है कि आपने एक पेरेंट एलिमेंट बनाया, पेरेंट एलिमेंट के अंदर आपने n नंबर ऑफ चाइल्ड एलिमेंट्स बनाए, है ना। मतलब एक आपने पेरेंट बनाया तो आपने यूएल बना दिया, चाइल्ड की बात करें तो यूएल के अंदर एल आता है ना। अब वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप कैसे बना रहे हो। आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपने एक डिव बनाया और डिव के अंदर n नंबर ऑफ पैराग्राफ बना दिए, वो डिव एज अ पेरेंट कंसिडर होगा और पैराग्राफ एज अ चाइल्ड कंसिडर होंगे, है ना। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो आपने यहाँ पे क्या बोला, आपने यहाँ पे बोला कि एक पेरेंट बनाया है, अंदर n नंबर ऑफ एल बनाए हैं, एल के अंदर में क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, तो एल बनाने के बाद में मैं उसके ऊपर इवेंट लिसनर लगा रहा हूँ, और हर एक इवेंट लिसनर के रिस्पेक्ट में मैं उस पर रिस्पॉन्डिंग फंक्शन लगा रहा हूँ। 10 बार बनाया, 10 बार फंक्शन को कॉल किया। मैंने बोला इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए, तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने क्या कर दिया, वो जो 10 बार रिस्पॉन्डिंग फंक्शन थे उसको एक सिंगल रिस्पॉन्डिंग फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो बात ये आई कि 10 बार तो इवेंट लिसनर बनाए, लेकिन एक बार रिस्पॉन्डिंग फंक्शन बनाया, तो उसको भी शॉर्ट करना चाहिए। तो अपन ने क्या करा, वहां पर अपन ने हर एल से हटाकर उसको पेरेंट पे लगा दिया। तो पेरेंट के ऊपर क्या हो गया, आपका मेन फंक्शन हो गया, पेरेंट के ऊपर आपने इवेंट लिसनर लगा दिया और उसी के ऊपर आपने रिस्पॉन्डिंग फंक्शन लगा दिया। अब उससे ये हुआ कि आपका जो चाइल्ड है ना, मतलब एल है, तो उसके ऊपर से क्या हट गया है यहाँ पर आपके पास में, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ये देखो ये क्या बोल रहा है कि नाउ देयर इज अ सिंगल इवेंट लिसनर एंड अ सिंगल रिस्पॉन्डिंग फंक्शन इन द अबाउट शोन मेथड वी हैव इंप्रूव्ड द परफॉर्मेंस बट वी हैव लॉस्ट एक्सेस टू द इंडिविजुअल एलआई एलिमेंट। सो टू रिजॉल्व दिस इशू वी विल यूज अ टेक्निक कॉल्ड इवेंट डेलीगेशन। मतलब आपने क्या कर दिया, यहाँ पर इंडिविजुअल एलआई को एक्सेस करने की जो वो थी, है ना, टेक्निक, या ऐसा बोल सकते हो कि लॉस कर दिया ना, but we have lost access to individual li elements, है ना, to resolve this issue we will use a technique called event delegation। अब क्या है, the event object has a special property, जो event object होता है ना, has a special property called dot target which will help us in getting access to individual li element with the help of the face। अब क्या और कैसे, तो वो देखो, ul element is clicked, द इवेंट गोज इन द कैप्चरिंग फेज। अभी आपको पता है ना कैप्चरिंग फेज क्या होता है, बबलिंग फेज क्या होता है और टारगेट क्या होता है, आई थिंक हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, इवेंट कैप्चरिंग एंड इवेंट बबलिंग, है ना। जैसा मैंने आपको एक एग्जांपल लिया था, एक बकेट है और उसमें एक
मग है ना, आप उसमें उसमें अगर उस मग को है ना उल्टा करके आप उसमें इंजेक्ट करते हैं है ना, और फिर उसके बाद में आप वहां पे जाके थोड़ा सा उसको स्लाइड करते हैं तो वो बबल्स जनरेट होते हैं। अब वो बबल्स कैसे जनरेट होंगे, तो वो बॉटम टू टॉप जनरेट होते हैं है ना। तो ये क्या हुआ, सबसे पहले तो कैप्चरिंग फेज, और कैप्चरिंग के बाद में फिर वो बबलिंग फेज आता है आपका है ना। और अब इन दोनों के बीच में क्या आता है आपका टारगेट है ना, कि जहां पर जाकर आप रुकोगे और फिर वो बबल्स जनरेट होना स्टार्ट होंगे। यहाँ क्या देख रखा था, इवेंट गोज इन द कैप्चरिंग फेज है ना, कि जैसे ही यूएल एलिमेंट इज क्लिक, तो यूएल को जैसे आपने क्लिक किया तो इवेंट गोज इन द कैप्चरिंग फेज, इट रीच द टारगेट, बोले तो एल आई इन अवर केस। अब वो कहाँ पे पहुंचेगा, तो वो पहुंचेगा आपके टारगेट पे। एक सेकेंड, एक बार फिर से उसको ओपन करता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर आए, अब यहाँ पर आकर आप क्या बोल रहे हैं कि है ना, इट रीच द टारगेट एल आई इन अवर केस, इट स्विचेस टू द बबलिंग फेज, और अब फिर वो किस में स्विच हो जाएगा, बबलिंग फेज में स्विच हो जाएगा। ठीक है, when it hits the UL element it runs the event listener है ना, when it hits the UL element है ना, अब वो जब UL element को hit करेगा it runs the event listener, inside the listener function event dot target is the element that was clicked। अब आपने क्या लिखा है यहाँ पे, इनसाइड द लिसनर फंक्शन, लिसनर फंक्शन के अंदर आपने क्या लिख के रखा हुआ है, इवेंट डॉट टारगेट इज द एलिमेंट दैट वाज क्लिक्ड। इवेंट डॉट टारगेट प्रोवाइड्स अस एक्सेस टू द एलआई एलिमेंट दैट वाज क्लिक्ड। कैसे, तो वो देखो यहाँ पे, द डॉट नोड नेम प्रॉपर्टी ऑफ द डॉट टारगेट है ना, allows us to identify the specific node। if our parent element contains more than one child element then we can identify specify elements by using the dot node name property। मतलब आप ऐसा बोलेंगे कि अगर आपके पेरेंट के पास में एक से ज्यादा अगर चाइल्ड एलिमेंट्स है तो आप उन चाइल्ड एलिमेंट्स के नाम को गेट करने के लिए डॉट नोड नेम नाम की प्रॉपर्टी का क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखो देकर क्या रखा हुआ है, तो अब यहाँ पे देकर रखा हुआ है, सबसे पहले तो आपने डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट यूआई बनाया, मतलब तो कस्टम यूआई बना लिया। अब यहाँ पर हो क्या रहा है वो समझना, आपने यहाँ पे क्या करा है, तो आपने यहाँ पे लिखा है वेर आई इक्वल्स टू आई लेस देन 10, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट आपने एल आई को बनाया, आपने उसके ऊपर टेक्स्ट कंटेंट को ऐड किया, आपने उसके ऊपर अपेंड कर दिया उस न्यू एलिमेंट को। तो इससे क्या जनरेट हो गया, उस कस्टम यूआई के अंदर आपके पास में सारे एल आई आ गए। आपने अब क्या करा, कस्टम यूआई पे ऐड इवेंट लिसनर को जनरेट कर दिया, क्लिक करके आप यहाँ पे क्या करेंगे, उसका रिस्पॉन्डिंग फंक्शन को कॉल करेंगे। जब रिस्पॉन्डिंग फंक्शन कॉल होगा तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे कि अब यहाँ पर ये जो रिस्पॉन्डिंग फंक्शन है, तो अब यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है अपने को कि द इवेंट ऑब्जेक्ट हैज अ स्पेशल प्रॉपर्टी है ना, या ऐसा बोलोगे कि बट वी लॉस एक्सेस टू द इंडिविजुअल एलआई एलिमेंट, सो टू रिजॉल्व दिस इशू वी विल यूज अ टेक्निक कॉल्ड द इवेंट डेलीगेशन। द इवेंट ऑब्जेक्ट हैज अ स्पेशल प्रॉपर्टी called a target which will help us in getting access to the individual li element। मतलब क्या कि जैसे ही आपने यहाँ पर किसी एलिमेंट को क्लिक किया, तो अपन ने ऐसा पढ़ा था ना, इवेंट मतलब होता क्या है, एवरी एक्शन विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज इवेंट। तो जैसे ही आप इवेंट को परफॉर्म करोगे है ना, तो इवेंट परफॉर्म करोगे तो एक ऑब्जेक्ट बनता है, वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपने क्या करा है, यहाँ पर हैंडल करवाया, कहाँ पे, आपके फंक्शन रिस्पॉन्डिंग में, यहाँ पर आपने उस ऑब्जेक्ट को हैंडल करवाया, राइट। अब इस इवेंट ऑब्जेक्ट के पास में क्या होता है, तो इस इवेंट ऑब्जेक्ट के पास में एक टारगेट नाम की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। अब टारगेट नाम की प्रॉपर्टी होती है तो एक टारगेट होता है, आई थिंक एक आपका फाइल वगैरह वैल्यू वगैरह भी होता है ना, इवेंट डॉट टारगेट, इवेंट डॉट वैल्यू है ना, ऐसा कुछ होता है। तो अगर अपन बात करें तो इवेंट डॉट टारगेट की, तो इवेंट डॉट टारगेट डॉट अपन ने क्या करा है, नोड नेम। नोड नेम मतलब ये किसका बताएगा, तो ये नोड मतलब यूएल के अंदर एल के बारे में बताएगा। अगर वो इक्वल्स टू क्या होता है, एल होता है, तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिस्पॉन्डिंग। समझ में आया। तो इससे क्या होगा कि अब इससे ये होगा कि जो भी आपके पास में एल आएगा तो उस एल के ऊपर ही ये फंक्शनलिटी यहाँ पर आपकी परफॉर्म। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो ऐसी कुछ फंक्शनलिटी आपको देकर रखी हुई है यहाँ पर इसकी, है ना। और
इसी के साथ में जितने भी आपके थ्योरेटिकल कंटेंट वाले जो टॉपिक्स थे वो यहाँ पर होते हैं आपके कंप्लीट। क्लियर है? अब अगर अपन बात करें इसके अलावा और चीजें क्या आती है, या ये जो आपने देखा ये टेक्स्ट कंटेंट क्या है, ये अपेंड चाइल्ड क्या है, रिमूव चाइल्ड क्या है, तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, वो आपके डोम के अंदर आ जाते हैं, डोम मैनिपुलेशन के अंदर, है ना, कि आप कैसे क्या चीजों से डील करते हैं। अब इसके बाद में अगर अपन बात करें कि अब हमें क्या देखना है या क्या टॉपिक्स आते हैं, तो इसके बाद में आपके पास में एक डोम और एक बोम, है ना, इनके टॉपिक्स आते हैं, इनका कंसेप्ट आता है ना, मतलब इनकी कुछ मेथड्स आती है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज आती है, इनके कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो आपको यहाँ पर देखना है, राइट। तो अगर अपन बात करें क्या और कैसे, तो सबसे पहले अगर अपन बोम की बात करें, बोम बोले तो ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल, है ना। मैंने इनिशियली आपको स्टार्टिंग में डोम का कंसेप्ट तो बताया था, है ना। डोम मतलब होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, कि जैसे ही आपने यहाँ पर एचटीएमएल का एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में एक डोम, एक लॉजिकल स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, एक हायरार्की रहती है ना, और उस हायरार्की के अंदर वो पूरा फ्लो रहता है आपका, राइट। जैसे ही आप कोई चेंज करते हो तो वो डोम का स्ट्रक्चर वापस से रिक्रिएट होता है ना। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये रिएक्ट एग्जिस्टेंस में क्यों आया था, क्योंकि आपने चेंज किया 1000 लाइन के एचटीएमएल के कोड में चेंज किया है, तो 1000 लाइन के रिस्पेक्ट में जो डोम का स्ट्रक्चर बना होगा वो वापस से रिक्रिएट होता है, रिफ्रेम होता है, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो उसको ओवरकम करने के लिए आपके पास में यहाँ पर किसका कंसेप्ट एग्जिस्टेंस में आया था, वर्चुअल डोम का कंसेप्ट एग्जिस्टेंस में आया था, जो कि कौन लेकर आया था, रिएक्ट लेकर आया था, जिसकी वजह से रिएक्ट फास्ट है और आज की तारीख में आप रिएक्ट को प्रेफर करते हो। ठीक है, उसी के रिस्पेक्ट में आपके पास में एक डोम के जैसा ही क्या होता है, बोम होता है, वो किससे डील करता है, आपके ब्राउजर से, जिससे उसका फुल फॉर्म क्या है, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। इसके अंदर भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं। ठीक है, अगर अपन बात करें क्या और कैसे, तो आपने वो जो टाइमर फंक्शंस पढ़े थे, सेट टाइम आउट, है ना, सेट इंटरवल, है ना, तो ये सब किसके अंदर आते हैं, आपके बोम के अंदर आते हैं, राइट। वहीं आपने अलर्ट पढ़ा था, अलर्ट के बाद में आपने प्रॉम्प्ट पढ़ा था, आपने कंफर्म पढ़ा था, वो भी इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, फिर उसके अलावा अगर अपन बात करें तो इसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अब कुछ ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो एक लोकेशन ऑब्जेक्ट होता है, एक स्क्रीन ऑब्जेक्ट होता है, एक नेविगेटर ऑब्जेक्ट होता है ना। तो ये कुछ क्या होते हैं, इसमें हिस्ट्री ऑब्जेक्ट होता है। तो ये क्या है, यहाँ पर आपके कुछ ऑब्जेक्ट्स है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है ना, और इन प्रॉपर्टीज से आप क्या करते हैं, यहाँ पर डील करते हैं। क्लियर है? तो अब इनसे अगर आप कुछ यहाँ पर डील करते हैं, है ना, समझ में आया ना मैंने क्या बोला, कि जो बोम होता है, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, उसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती है, और कुछ मेथड्स होते हैं। मेथड की बात करें तो टाइमर फंक्शंस आप लोगों ने जो पढ़े थे वो, है ना। और अगर अपन और फंक्शंस की बात करें तो अलर्ट, कंफर्म, प्रॉम्प्ट, है ना, ये भी सब किस में आते हैं, आपके बोम में आ जाते हैं। ऑब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो ऑब्जेक्ट्स के केस में आप बोल सकते हैं, यहाँ पर आपका लोकेशन ऑब्जेक्ट होता है, नेविगेटर ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, आपके पास में हिस्ट्री ऑब्जेक्ट होता है, स्क्रीन ऑब्जेक्ट होता है ना, ये इसके कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। और अगर आप प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो फिर एचआरईएफ, होस्ट, है ना, ऑनलाइन, है ना, फिर पाथ नेम, है ना, फिर ये सारी चीजें बाकी इसके अंदर आती है। ठीक है, क्या वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आई। अब इन सारी चीजों को अगर अपन बात करेंगे यूज कैसे करोगे, है ना, इन सारी चीजों को आप आपके प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, है ना, तो वो अगर आपको देखना है तो आप वो कैसे देखेंगे अपन, तो अपन आते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है एग्जाम्पल 5। अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर लिखा है एग्जाम्पल शोइंग द कंसेप्ट ऑफ बूम, है ना, ऑब्जेक्ट एंड प्रॉपर्टीज। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पर स्क्रिप्ट। अब स्क्रिप्ट के अंदर मैं करूंगा क्या, तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो क्या बना दिया, मैंने यहाँ पे बना दिया एक बटन। बटन के केस में मैं क्या करूंगा, तो बटन के केस में मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या, क्लिक मी। अपन अब यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में मैं करूंगा क्या, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिख लिया है ऑन क्लिक। और ऑन क्लिक के अंदर अपन किसको कॉल कर लेंगे, तो मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया है किसको, माय फन को। अब आप यहाँ पर आएंगे स्क्रिप्ट में, आपने क्या लिखा है यहाँ पर, फंक्शन। फंक्शन के बाद में आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो आप लिखेंगे माय फन। और माय फन के बाद में अगर अपन बात करें अब आपको करना क्या है यहाँ पर, तो अब यहाँ आने के बाद में अगर अपन बात करें तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, तो मैंने लिखा यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट, मैंने लिखा यहाँ पे राइट। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मैंने लिखा HEIGST हाइट। और हाइट के केस में अपन क्या करेंगे अब यहाँ पर, तो मैंने लिखा विंडो डॉट, मैंने यहाँ लिखा है क्या, इनर हाइट। ठीक है, मैंने ऐसा कुछ लिख दिया। मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा BR। मैं यहाँ पर आया, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसको पेस्ट किया। मैं यहाँ पर अगर क्या लिखूंगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है विड्थ।
विंडो डॉट, मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, मैंने लिखा है इनर विड्थ। ठीक है, सिमिलरली अगर अपन बात करें, मैंने इसे कॉपी किया, मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो विंडो की जगह अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे लिखा विंडो डॉट स्क्रीन डॉट हाइट, विंडो डॉट स्क्रीन डॉट विड्थ। ठीक है, ये आपने यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा। ठीक है, अपन आते हैं यहाँ पर, इसको सेव किया, चला कर देखते हैं एक बार कैसे क्या दिख रहा है यहाँ पर आपको। तो अपन यहाँ पर आए और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया, इसे 5। ठीक है, ठीक है, बनाते हैं यहाँ पर। मैंने इस पर क्लिक किया, जैसे मैंने क्लिक किया तो देखो इसने क्या दिया मुझे यहाँ पर। अब इसने मुझे दिया यहाँ पर हाइट में 332 और विड्थ में कितना दे दिया इसने मुझे यहाँ पे 640। सही दिया इसने। और हाइट में 800 दिया है और विड्थ में इसने कितने दिया है मुझे यहाँ पर 1280। ठीक है, अब अगर अपन बात करें ये अपने को किसके बेसिस पे दे रहा है, इसको अपन एक काम करते हैं, ठीक है। अपन यहाँ पर आए, अब यहाँ आकर मैंने इस पर क्या करा है, मैंने इस पर क्लिक किया। अब देखो ये क्या दे रहा है यहाँ पर आपको, तो ये देखो ये यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये जितना ये लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पर, ये ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है 320 और यहाँ लिखा हुआ है 480, है ना। तो इसकी विड्थ कितनी है यहाँ पर, तो विड्थ है आपकी 320, है ना। और हाइट इसने कितनी दी है यहाँ पर आपकी 480। अगर अपन यहाँ पर इसको रिफ्रेश करते हैं और रिफ्रेश करने के बाद में मैंने क्या किया यहाँ पर, तो बोला अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर इसकी विड्थ बढ़ाते हैं। ठीक है, और विड्थ बढ़ाने के बाद में मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक किया। तो अभी भी देखो क्या आ रहा है यहाँ पर, तो ये हाइट तो आपकी 480 ही है, विड्थ आपकी 491 होगी, है ना। अब इस केस में यहाँ पर क्या हो रहा था, तो इस केस में यहाँ पर ये हो रहा था कि हाइट आपकी 332, ठीक है, और विड्थ उसने कितनी दी थी आपको यहाँ पर 640। अब यहाँ पर उसने ये किस अकॉर्डिंगली दी थी ये देखना पड़ेगा। आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर इसके डायमेंशंस है क्या, अब ये देखो ये नीचे जो एक्चुअल दे के रखा हुआ है, यहाँ पे भी आप देखोगे ये जो एक्चुअल दे के रखा हुआ है ना, ये 556 और ये 400, ये तो यहाँ पर बता रहा है आपको, है ना। और वो इनर हाइट और इनर विड्थ जो बता रहा है ना, वो आई थिंक मेरे हिसाब से वो आपकी पूरी स्क्रीन की बता रहा है ना, मतलब वो जो रेजोल्यूशन बता रहा होगा वो उसका पूरे उसका बता रहा होगा। लेकिन यहाँ पर आपके इसमें जो वेरिएशन आ रहा है ना, क्योंकि वो आपने लिखा था ना, स्क्रीन लिखा था ना वहाँ पे, स्क्रीन डॉट हाइट स्क्रीन डॉट विड्थ, तो जितनी स्क्रीन है तो उसके हिसाब से तो आपका इतना रेजोल्यूशन आ रहा है, जितनी स्क्रीन है उसके हिसाब से इतना रेजोल्यूशन तो आपको वो दे रहे हैं, है ना। और रही बात आपने जो लिखा था विंडो डॉट इनर हाइट और विंडो डॉट इनर विड्थ, है ना, तो वो आपका स्क्रीन छोड़कर बचे हुए आपके रेजोल्यूशन के हिसाब से वो आपको साइज देने का काम कर रहा है। अब लेकिन इसमें वो वेरी भी कर रहा है कि यहाँ पर अब आप आए, यहाँ पर आपको वो दे रहा है 480, ठीक है, यहाँ पे नहीं, हाँ वो इसमें तो सेम ही दे रहा है, वो उतना ही दे रहा है, जो आपको चेंज हो रहा है वो उधर ही दे रहा है वो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या। एक काम करते हैं, एक डिफरेंस में चेक कर ही लेते हैं हाथों हाथ, क्या डिफरेंस, क्योंकि वो दोनों ब्राउजर में वो अलग अलग दे रहा
है ना, कि उस ब्राउजर में वो अलग आ रहा है। एक तो वो नीचे वाला जो स्क्रीन डॉट हाइट स्क्रीन डॉट विड्थ है वो तो कॉमन ही दे रहा है, वो तो समझ में आ गया कि स्क्रीन की हाइट और स्क्रीन की विड्थ है तो मौजिला के हिसाब से दे रहा है, क्रोम के हिसाब से दे रहा है। लेकिन उस केस में जो ऊपर वाले आपने जो लिखा था स्क्रीन डॉट इनर हाइट स्क्रीन डॉट इनर विड्थ, तो उसमें भी वेरिएशन आ रहा है। तो डिफरेंस बिटवीन इनर हाइट एंड स्क्रीन डॉट हाइट, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन स्क्रीन एंड विंडो प्रॉपर्टी। देखो इसमें इन्होंने क्या बोला है कि इट्स काइंड ऑफ इम्प्लिसिट इन द नेम विंडो डॉट इनर विड्थ इज द इनर विड्थ ऑफ द विंडो और मोर एक्यूरेटली व्यू पोर्ट, नॉट इंक्लूडिंग द टूल बार विंडो क्रोम एक्सेट्रा बट इंक्लूडिंग द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द वर्टिकल स्क्रॉल बार इफ एनी। और स्क्रीन डॉट विड्थ इज द विड्थ ऑफ द स्क्रीन नॉट जस्ट द ब्राउजर विंडो, है ना। मतलब ये यहाँ पर क्या कंसिडर करने की बात कर रहा है आपका, ये यहाँ पर स्क्रॉल बार वगैरह अगर कुछ आता है ये ऐसा, ये पूरी विड्थ कवर अप कर रहा है, तो समझ में आया। ये जो आपने ऊपर लिखा था ना, अब ये जितना आपको दिख रहा है वो आपकी हाइट और विड्थ है 556 और 400, जितनी वाइट स्क्रीन दिख रही है वो 556 और 400 है। लेकिन जो 1363 और 980 है वो ये बता रहा है कि जितना इसका ये स्क्रॉल बार इधर ये देखो आप वो नीचे दिख रहा है ना स्क्रॉल बार ये चलता हुआ नीचे, तो वो जितना स्क्रॉल बार इधर से और जितनी हाइट ये आपकी इधर से नीचे आ रही है ये जो आपका स्क्रॉल बार चल रहा है तो वो आपको इनर विड्थ और इनर हाइट वो दे रहा है। क्लियर है, समझ में आया, है ना। तो ये मेन डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कि क्या कि इज द इनर विड्थ ऑफ द विंडो और मोर एक्यूरेटली व्यू पोर्ट नॉट इंक्लूडिंग द टूल बार, है ना, विंडो क्रोम बट इंक्लूडिंग द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द वर्टिकल स्क्रॉल बार इफ एनी, है ना। अगर वर्टिकल स्क्रॉल बार वगैरह अगर कुछ होता है, मतलब टूल बार वगैरह विंडो क्रोम वगैरह ये कुछ इंक्लूड नहीं कर रहा है ना। मतलब ये जो ऊपर वो टाइटल बार है ना और ये सारी चीजें वो इंक्लूड नहीं कर रहा है। स्क्रॉल बार अगर है तो उसको इंक्लूड कर रहा है। और स्क्रीन विड्थ इज द विड्थ ऑफ द स्क्रीन नॉट जस्ट द ब्राउजर विंडो, ब्राउजर की विंडो नहीं, सिर्फ स्क्रीन जितनी आपको व्हाइट स्क्रीन देखने को मिल रही है। क्लियर है, ठीक है। तो ये एग्जांपल आपने देखा, बाकी इसके क्या फिर कंटिन्यू करेंगे अपन अपने नेक्स्ट क्लास में।